टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट रिएक्ट री रेंडर्स। हम ये जानेंगे कि री रेंडरिंग का क्या मतलब होता है और एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्यों स्लो होती है और वो सारे तरीके जिनका यूज करके हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन को फास्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डीमिस्टिफाई करेंगे द वर्ड री रेंडर। जिस तरह से सर्फ एक्सेल की टैग लाइन है दाग अच्छे हैं, मेरे हिसाब से रिएक्ट को अपने ऑफिशियल पेज पे लिखना चाहिए री रेंडर्स अच्छे हैं, क्योंकि कई लोग री रेंडर को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो अननेसेसरी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में लगे रहते हैं। इनफैक्ट री रेंडर्स आर गुड। आज के हम इस सेशन में सिंपली इसी चीज को अनकवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट डज re-rendering means in terms of React. Does it mean updating the UI? Well, no. Re-rendering doesn't mean updating the UI. Let's see it in a demo. यहाँ पर मेरे पास React का एक सिंपल कंपोनेंट है ऐप, और इस ऐप कंपोनेंट में एक स्कोर स्टेट है जिसे मैं बटन की क्लिक पे अपडेट कर रहा हूँ, और सिंपली बटन के क्लिक पे मैंने इस हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल कर लिया है। इस ऐप कंपोनेंट में मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट को भी ऐड किया है, और इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अगेन स्टेट वेरिएबल्स हैं जिसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, और एक चाइल्ड कंपोनेंट है जिसमें मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ इंक्रीज पेरेंट काउंट। और चाइल्ड कंपोनेंट में अगेन मैंने एक हुक यूज़ किया है। बेसिकली मैंने कंपोनेंट की हायरार्की यहाँ पे रेडी की है, पेरेंट, उसके अंदर चाइल्ड, देन ग्रैंड चाइल्ड, और हर कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट वेरिएबल है। अभी अगर मैं यूआई में जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का यूआई देखने को मिलता है। अभी अगर मैं क्लिक टू इंक्रीज स्कोर पे क्लिक करूं तो मुझे यहाँ कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आई थिंक मैंने स्टेट वेरिएबल यूज़ नहीं किया। सो लेट्स यूज़ इट। लेट्स कॉपी दिस स्कोर स्टेट एंड लेट्स create a span and let's add this score here and let's go to the browser. Let's refresh. Let's click to increase score and you guys can see कि स्कोर मेरा इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे कंपोनेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरा यूआई अपडेट हो रहा है। लेट्स ओपन द कंसोल। सी, मैंने यहाँ कंसोल ओपन किया है, एंड वेन एवर आई क्लिक ऑन दिस ऐप कंपोनेंट यू गाइज विल सी कि भाई मेरा पेरेंट कंपोनेंट भी री रेंडर हो रहा है, चाइल्ड भी और ग्रैंड चाइल्ड भी। सी, अब ये लॉग्स देख के मैं परेशान हो सकता हूँ कि भाई मेरी एप्लीकेशन तो स्लो है, बट नहीं, दिस इज़ नॉर्मल। री रेंडरिंग में यूआई नहीं अपडेट होता है। लेट्स सी इट इन एक्शन। तो इसके लिए सिंपली ये जो ट्रिपल डॉट है यहाँ पे क्लिक करो, मोर टूल्स में जाओ और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो रेंडरिंग। यहाँ पे एक ऑप्शन है पेंट फ्लैशिंग। जब भी ब्राउज़र पे कोई चीज़ रीपेंट होगी तो एक ग्रीन बॉर्डर से मुझे पता चल जाएगा। लेट्स क्लिक ऑन दिस ऐप एंड सी क्या क्या रीपेंट हो रहा है। लेट्स ओपन दी कंसोल, लेट मी क्लोज दिस, लेट्स क्लियर दी कंसोल। सी क्या क्या ग्रीन हो रहा है, बस वो स्टेट जो मैं अपडेट कर रहा हूँ, पेरेंट, चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड में कोई भी अपडेट नहीं हो रहा है। ओके, सो री रेंडरिंग डजंट मीन्स कि रिएक्ट यूआई को अपडेट करेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड प्रूफ भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। लेट मी गो टू दिस एलिमेंट्स पैनल, लेट मी एक्सपैंड दिस div एंड लेट मी ऑल्सो एक्सपैंड अदर एलिमेंट्स। सी, जब मैं क्लिक टू इंक्रीज स्कोर पे क्लिक करता हूँ स्कोर इंक्रीज होता है, एंड नोटिस हेयर कि मेरा डॉम ट्री अपडेट हो रहा है। जब ये अपडेट होता है तो फ्लैश करता है। जो फ्लैशिंग हो रही है वो बस ऐप कंपोनेंट के कोड में है, पेरेंट कंपोनेंट में कोई भी फ्लैशिंग तुमको देखने को नहीं मिल रही है। सो दिस क्लियरली प्रूव्स कि री रेंडरिंग डजंट मीन अपडेटिंग द यूआई। दिस थिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। री रेंडरिंग doesn't mean updating the UI. Then what does it mean? Well, let's see. Most of us have used Windows system, और मैंने स्टार्टिंग में खुद एटलीस्ट 6 से 7 साल विंडोज़ पे काम किया है, और द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड व्हेन माय सिस्टम बूट्स अप वाज डूइंग रिफ्रेश। और कई बार मैंने अननेसेसरली टाइम पास के लिए भी रिफ्रेश पे क्लिक किया है। ओके, और हम सभी ने किया होगा। रिफ्रेश में सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम
फोल्डर नेम्स और फाइल्स कंटेंट को सिंपली सिंक कर देता है, दैट्स इट। जस्ट लाइक विंडोज रिफ्रेश में कंटेंट को रिफ्रेश करता है, रिएक्ट भी कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज करता है, दैट्स इट। री रेंडरिंग इज द रिएक्ट वे टू सिंक्रोनाइज द components with the latest information and updates the UI if any change detected. Rendering means calling your component like a function. See, जो मेरा कोड है, अगर मैं किसी component को UI पर ऐड करता हूँ तो कैसे ऐड करता हूँ? By doing this thing. This is the React way of calling this component, just like we call a function. See, when we call a function, we do this, but when we have to call a component, we do this. So rendering means calling your component. That's it. As simple as that. Rendering means calling your component like a function. Re-rendering means calling your component again with updated state and prop values like a function. Now let's see it in more detail. यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है एंड आई एम कॉलिंग इट लाइक दिस। और जो प्रोसेस हमने ऊपर डिस्कस की, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी, ऐप स्लैश JSX इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रिएट एलिमेंट कॉल्स, ये जो काम है ये बैबल करता है, सिंपली ये क्रिएट एलिमेंट की कॉल में कन्वर्ट हो जाता है। देन स्टेट अपडेट ट्रिगर्स री-रेंडर। इस स्टेप में क्या होता है, व्हेन सेट स्टेट इज कॉल्ड और अ प्रॉप चेंजेस, रिएक्ट शेड्यूल्स अ री-रेंडर ऑफ द component and its children. It's important to note that React uses a sophisticated queuing mechanism for state updates. Multiple state calls might be batched together for performance, leading to a single re-render. This is a key optimization. Okay, so step 2 में simply React component को call करता है। Okay, now let's see the step 3. Component re-renders and creates a new virtual DOM. The component function is called again with new state or props. The execution of the component function creates a new description of the UI represented as a plain JavaScript object. This object is not a virtual DOM yet, but rather a description that will be used to create it. जैसे ही तुम अपने component को कॉल करते हो, सिंपली जो भी ये JSX है ये क्रिएट एलिमेंट कॉल में कन्वर्ट होता है। अगर तुम कोई स्टेट अपडेट करते हो, कंपोनेंट दोबारा कॉल होता है, और ये जो कंपोनेंट कॉल है इसका जो आउटपुट होता है वो प्लेन JS ऑब्जेक्ट होता है, जिसका यूज करके रिएक्ट वर्चुअल डॉम ट्री को कंस्ट्रक्ट करता है। लेट्स सी स्टेप 4। अ न्यू वर्चुअल डॉम इज कंस्ट्रक्टेड। जो भी कंपोनेंट कॉल का आउटपुट होता है उसको यूज करके रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, और फिर यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन एल्गोरिदम किक इन होता है, जो प्रीवियसली स्टोर्ड वर्चुअल डॉम से नए डॉम का कंपैरिजन करता है। अगर कोई डिफरेंस मिलता है तब तुम्हारा UI अपडेट होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। सो री रेंडरिंग डजंट मीन्स अपडेटिंग द UI। बिफोर वी मूव फर्दर, हम ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है तब क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। अब रेंडर डजंट मीन्स अपडेटिंग द UI, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो ऑब्वियसली UI मेरा अपडेट होगा। सो जो भी JSX मैंने लिखा है ड्यू टू बैबल, अब यहाँ पे रिएक्ट का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। JSX ब्राउजर्स नहीं समझ सकते हैं, तो बैबल सिंपली जो भी मेरी JSX है उसको क्रिएट एलिमेंट की कॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्रिएट एलिमेंट रिएक्ट यूज करेगा टू गेट प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट करेंगे मेरे डॉम को। सो जो क्रिएट एलिमेंट फंक्शन कॉल है इसका जो आउटपुट है वो है JS ऑब्जेक्ट्स। नाउ रिएक्ट यूजेस दीज JS ऑब्जेक्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ VDOM। फर्स्ट टाइम एक वर्चुअल डॉम बनेगा, रिएक्ट ओरिजिनल रेफरेंस को कहीं सेव कर लेगा मेमोरी में, इन मेमोरी, और एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। डोंट गो इन द टाइपो, ओके, सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा और इस डुप्लीकेट कॉपी को UI पे दिखा देगा।
सो एक टाइम पे रिएक्ट के पास दो वर्चुअल डॉम रहते हैं, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट, क्योंकि जब तुम चेंज करोगे तो वो डुप्लीकेट में चेंज करके ओरिजिनल से कंपेयर करेगा कि कुछ चेंज हुआ है क्या। अगर चेंज होता है तो डुप्लीकेट को ओरिजिनल बना देगा और फिर से एक नई कॉपी क्रिएट कर लेगा, सो दैट कंपेयर कर सके। तो फर्स्ट टाइम जब एक कंपोनेंट यूआई पे दिखता है तो ये प्रोसेस होती है। अब जब तुम कोई स्टेट अपडेट करते हो तो अगेन कंपोनेंट की कॉल होती है। लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। कंपोनेंट की कॉल होगी, क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्जन होगा, जेएस ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जो प्रीवियसली वर्चुअल डॉम क्रिएटेड हो चुका होगा हम देखेंगे क्या कोई चीज़ रीयूज कर सकते हैं क्या, और फिर बेस्ड ऑन दैट हम एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करेंगे जो कि डुप्लीकेट वर्चुअल डॉम होगा, और फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन विथ ओरिजिनल वी डॉम। अगर कोई चेंज मिलता है, इफ चेंज डिटेक्टेड, मेक डुप्लीकेट ओरिजिनल एंड अपडेट द यूआई। सो ये प्रोसेस होती है जब भी हम स्टेट को अपडेट करते हैं, और रीरेंडरिंग में भी हम सिंपली कंपोनेंट को कॉल करते हैं विथ अपडेटेड डेटा। रीरेंडरिंग डजंट मीन्स अपडेटिंग द यूआई। नाउ लेट्स सी कि रिएक्ट कब एक कंपोनेंट को रीरेंडर करता है। वेल, जब भी हम स्टेट चेंज करते हैं, जब भी प्रॉप्स चेंज होते हैं, जब भी कॉन्टेक्स्ट वैल्यू चेंज होती है, या जब भी पेरेंट कंपोनेंट रीरेंडर होता है, तो जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो ऑटोमेटिकली रीरेंडर होते हैं। इन चार सिनेरियो में रिएक्ट एक कंपोनेंट को रीरेंडर करता है। नाउ मैंने स्टार्टिंग में कहा था रीरेंडर्स अच्छे हैं, बट इट डजेंट मीन कि रीरेंडर हमेशा अच्छे हैं। इट्स ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस। अब हम देखते हैं कि रीरेंडर्स कब इशू क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारी डेमो एप्लीकेशन है, यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भाई जब कंपोनेंट रीरेंडर होता है, दैट डजेंट मीन्स कि मेरा यूआई अपडेट होता है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब विद दिस नॉलेज अगर हम कोड लिखेंगे तो वी माइट गेट इनटू ट्रबल। लेट्स सी वाई। अब देखो, यहाँ पे जब मैं ऐप कंपोनेंट में बटन से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी स्टेट चेंज हो रही है, सारे कंपोनेंट री-रेंडर हो रहे हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि ये सही है, देन वी आर रॉन्ग। अब हम समझेंगे कि री-रेंडरिंग कब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सी, री-रेंडर का मतलब होता है कॉल योर कंपोनेंट अगेन विथ अपडेटेड डेटा। लेट्स गो इन कोड एंड लेट्स चेक द कोड ऑफ ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट। हेयर इज माई ग्रैंड चाइल्ड कॉम्पोनेंट, और सी वॉट, ये एक वाइल लूप रन कर रहा है। अब ऐसे बहुत कंपोनेंट हो सकते हैं जो सिंक्रोनसली एक हाई कंप्यूटेशन लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ऐसा कोड मैं लिखूंगा तो हर री रेंडर पे मुझे इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट इस कोड को हर बार रन करेगी और हर बार मुझे एटलीस्ट 100-200 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा अननेसेसरली वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि री रेंडरिंग तब बुरी है जब तुम्हारे फंक्शन के अंदर कोई भी एक एक्सपेंसिव लॉजिक है जो हर री रेंडर पे एग्जीक्यूट होता है। लाइक दिस केस, यहाँ पे जो ग्रैंड चाइल्ड है वो एक वाइल लूप रन कर रहा है। वॉट इफ यहाँ पे 3-4 वाइल लूप होते? तो जब भी तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये परफॉर्मेंस बॉटल नेक हो सकता है। सिंपली गो बैक टू योर कंपोनेंट एंड सी कि उस कंपोनेंट में लॉजिक क्या लिखा हुआ है। अगर सिंपल लॉजिक है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, देन यू कैन लीव इट जस्ट लाइक माई चाइल्ड कंपोनेंट। अब ये अगर 1000 बार भी री रेंडर हो, इट नेवर क्रिएट अ प्रॉब्लम, कंप्लीटली फाइन है, क्योंकि यहाँ पे कोई हैवी लॉजिक है ही नहीं। सिर्फ ये ग्रैंड चाइल्ड है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेम फॉर दिस पेरेंट कंपोनेंट, दिस इज़ वेरी सिंपल कंपोनेंट, कोई भी एक्सपेंसिव लॉजिक यहाँ पे नहीं है, ये कितनी बार भी रेंडर हो। अब ये एक्सपेंसिव फंक्शन क्या है, मैं ये कैसे फाइंड आउट करूँगा कि कोई चीज़ एक्सपेंसिव है या नहीं? वेल, ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिएक्ट यूआई को अपडेट कब करता है। वेल, इन कमिट फेज, रिएक्ट अपडेट्स द यूआई इन 2 फेजेस। जो पहला फेज होता है वो होता है रेंडरिंग फेज।
फाइंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन प्रीवियस वर्चुअल डॉम एंड न्यू वर्चुअल डॉम। अगर कोई चेंज मिलता है तो कमिट फेज ट्रिगर होता है, जिसमें सिंपली जो भी चेंजेस हैं वो ब्राउज़र में फ्लश कर दिए जाते हैं। दैट्स इट। नाउ इट्स टाइम कि हम ये चेक करें कि भाई मैं कब ये डिसाइड करूं कि मुझे परफॉर्मेंस पे काम करने की ज़रूरत है। वेल, सबसे पहली चीज़ है पेज लोड टाइम। अगर तुम्हारे पेज का जो लोड टाइम है वो 3 सेकेंड से ज़्यादा आ रहा है, देन यू माइट थिंक अबाउट वर्किंग ऑन द परफॉर्मेंस। क्योंकि एज़ पर गूगल, अगर तुम्हारी वेबसाइट 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में, तो इट माइट इम्पैक्ट द यूज़र्स चर्न रेट। बेसिकली यूज़र्स बाउंस बैक कर जाएंगे दूसरी वेबसाइट्स में, अगर उनको कोई और दूसरी वेबसाइट तुम्हारी वेबसाइट से फास्टर मिलती है। सो सिंपली अपने वेब पेज का लोड टाइम चेक कर सकते हो तुम। अब ये कैसे चेक करोगे? वेल, बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं। सिंपली गूगल ओपन करो एंड सर्च फॉर पेज लोड टाइम क्रोम एक्सटेंशन। Let's test one extension. Let's open this one. Let's add to Chrome. Let's add this extension. और हम अपने लोकल होस्ट को चेक करते हैं कि भाई कितना टाइम लगता है लोड होने में। सो सी, यहाँ पे मुझे एक वॉच देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स गो टू माई एप्लीकेशन एंड लेट मी पिन दिस थिंग, ओके, सो दैट जब भी मैं लोड करूँ मुझे टाइम दिख जाए 0.15 सेकेंड। ओके, अगर अब मैं किसी भी वेबसाइट में जाता हूँ, लेट्स गो इन अमेजन टू सी कितना टाइम लेती है, 3.24 सेकेंड। ओके, सो एक आइडियल टाइम है 3 सेकेंड। 3 से 5 को भी तुम आइडियल मान सकते हो, बट अगेन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि तुम कितना टाइम अचीव करना चाहते हो। सो दिस एक्सटेंशन यू कैन ट्राई। नेक्स्ट चीज़ जो तुम चेक कर सकते हो, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ फंक्शन। हाउ कैन यू फाइंड आउट कि कोई फंक्शन एक्सपेंसिव है या नहीं? वेल, लेट्स सी। देखो, जो भी हमारी स्क्रीन है वो 60 FPS पे काम करती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। 60 FPS, इसका मतलब ये है कि हर 16 मिली सेकेंड में तुम्हारी स्क्रीन अपडेट होती है, रिफ्रेश होती है ऑटोमेटिकली। नाउ दैट मीन्स कि तुम्हारे पास बस 16 मिली सेकेंड है तुम्हारे सारे काम को करने के लिए। अब अगर तुम इसमें से 3 से 4 मिली सेकेंड निकाल दो ब्राउज़र के लिए, तो रफली तुम्हारे पास बस 12 मिली सेकेंड बचते हैं अपना सारा कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन 2 मिली सेकेंड या उससे ज़्यादा का टाइम ले एग्जीक्यूट होने में, दैट मीन्स इट्स अ एक्सपेंसिव फंक्शन। और रिएक्ट इवन मोर स्ट्रिक्टर है। रिएक्ट बोलता है अगर कोई भी फंक्शन 1 मिली सेकेंड या उससे ज़्यादा का टाइम लेता है तो वो एक एक्सपेंसिव फंक्शन है। तो यू कैन सिंपली चेक कि भाई तुम्हारे कंपोनेंट का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है। अगर वो 1-2 मिली सेकेंड की रेंज में है तो देन इट्स फाइन। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है देन यू हैव टू वर्क ऑन योर परफॉर्मेंस थिंग। अब ये तुम कैसे चेक कर सकते हो? वेल, सबसे सिंपल चीज़ जो तुम यूज़ कर सकते हो वो है console.time। सिंपली console.time का यूज़ करके तुम एक यूनिक काउंटर क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली पेरेंट पास कर देता हूँ। बेसिकली जैसे ही तुम कोई स्ट्रिंग पास करते हो, एक यूनिक टाइमर क्रिएट हो जाता है। तुम कितने भी टाइमर्स क्रिएट कर सकते हो। जब भी तुम्हें इस टाइमर की वैल्यू को प्रिंट कराना है, सिंपली यूज़ console.time.log और वो स्ट्रिंग पास कर दो। इससे तुमको पता चल जाएगा कि पहली कॉल और दूसरे कॉल के बीच में कितना टाइम लगा। लेट्स गो टू console एंड सी। लेट्स डू अ रिफ्रेश। सी 0.11, तो ये कंप्लीटली फाइन है। नेक्स्ट इज यूज़र एक्शन डिले। अगर मैंने किसी बटन पे क्लिक किया और रिस्पॉन्स आने में मुझे 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लग गया तो यूज़र विल फील इट। तो जब भी तुम कोई क्लिक एक्शन करो या यूज़र कभी भी तुम्हारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करे, उस इंटरेक्शन का जो डिले है वो 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। तो यूज़र को वो हमेशा स्मूथ लगेगा। जहाँ पे भी इंटरेक्शन 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा का होगा तो वहाँ पे यू विल फील अ जैंक और तुम्हारा यूआई जिटरी होगा। तो ये तुम विजुअल फीडबैक से भी पता कर सकते हो कि तुम्हारा यूआई कैसा बिहेव कर रहा है। और काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, क्रोम में भी एक टूल है। सिंपली गो टू योर क्रोम, ओपन योर डेव टूल्स एंड ओपन दिस कमांड पैलेट। हेयर सिंपली टाइप
FPS meter. Okay, let's add it in the UI, and you guys will see here 58.8 FPS. So ऑलमोस्ट 60 FPS पे ये रन कर रहा है. अपना तुम सिंपली एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करो एंड यू गाइस कैन चेक हेयर कि तुम्हारी एप्लीकेशन कितने FPS पे चल रही है. सो दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग टूल जो तुम यूज़ कर सकते हो टू चेक कि कितने FPS पे तुम्हारी एप्लीकेशन रन हो रही है. सो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देख ली हैं जिनका यूज़ करके मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है और मुझे उस प्रॉब्लम को अब फिक्स करने की ज़रूरत है. नाउ लेट्स सी कि वो क्या तरीके हैं जिनका यूज़ करके मैं रिएक्ट की एप्लीकेशन को थोड़ा स्मूदर या परफॉर्मेंट बना सकता हूँ. बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन, फर्स्ट लेट्स सी कि मेरी ऐप स्लो क्यों है. देखो, कभी भी तुम परफॉर्मेंस पे काम करो तो ऐसे ही जंप नहीं करना. तुम्हें सबसे पहले कल्प्रिट को फाइंड आउट करना है कि तुम इम्प्रूव क्या करना चाहते हो. क्या कोई फंक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्या तुम्हारा यूआई अपडेट में प्रॉब्लम है, या तुम्हारी लोडिंग स्ट्रेटजी गलत है. तुम्हें सबसे पहले कल्प्रिट फाइंड आउट करना है, डिबग करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए देन यू वर्क ऑन सॉल्यूशन. नाउ लेट्स सी रिएक्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन क्या है. वेल, हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ है मेमोइजेशन, लेजी लोडिंग, इनफाइनाइट स्क्रॉल, वर्चुअलाइजेशन एंड वाई डिड यू रेंडर. सबसे पहले हम मेमोइजेशन देखते हैं. तो मेमोइजेशन में हम एक कंपोनेंट को मेमोइज कर सकते हैं, फंक्शन को मेमोइज कर सकते हैं और वैल्यू को मेमोइज कर सकते हैं. इन तीनों को चलो मेमोइज करके देखते हैं कि कैसे मेमोइज कर सकते हैं. सो लेट्स go to our code and let's check our app component. इस app component में मैं parent component को यूज़ कर रहा हूँ. parent component में मैंने कोई prop नहीं पास किया है, बट अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, इंस्पेक्ट पैनल को ओपन करता हूँ, अपने ऐप कंपोनेंट में कोई स्टेट चेंज करता हूँ, तो मेरा पेरेंट कंपोनेंट अननेसेसरली री रेंडर हो रहा है. अब अगर यहाँ पर मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट को मेमोइज कर लूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो लेट्स सी कि कैसे मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट को या एक कंपोनेंट को मेमोइज कर सकता हूँ. सो फॉर दैट रिएक्ट मुझे एक HOC प्रोवाइड करता है, दैट इज मेमो का यूज़ करके आई कैन मेमोइज अ कंपोनेंट. लेट्स सी हाउ. मुझे सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, मेमोइज्ड पेरेंट. लेट्स कॉल दिस HOC और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा मेरे कंपोनेंट का नाम. दैट्स इट. अब मेरे पास एक मेमोइज्ड कंपोनेंट है. ये तभी री रेंडर होगा जब पास किए हुए प्रॉप्स चेंज होंगे. एंड लेट्स यूज दिस मेमोइज्ड कंपोनेंट. लेट्स गो टू ब्राउज़र, लेट्स डिलीट द लॉग्स, लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन एंड गेस व्हाट. अब मेरा पेरेंट कंपोनेंट अननेसेसरली री रेंडर नहीं हो रहा है. यहाँ पे मैंने कंपोनेंट को मेमोइज कर लिया है. ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. यहाँ ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट में मेरे पास 3 वाइल लूप हैं. अगर मैं इसका यूजेस समझने की कोशिश करूँ तो मैं बस एक वेरिएबल आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ और कहीं मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ. बट लेट्स सपोज कि मैं इस वैल्यू को यूज़ कर रहा होता, मैं इसे कहीं यूआई पे सिंपली ऐड कर देता हूँ, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीज़न. अब ये वैल्यू किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है. अगर समहाउ मैं इसको मेमोइज कर लूँ, उसकी वजह से एग्जीक्यूशन हर री रेंडरिंग पे नहीं होगा. तो रिएक्ट में अगर मुझे किसी वैल्यू को मेमोइज करना है देन रिएक्ट ने मुझे एक हुक प्रोवाइड किया है जिसको उसने बोला है यूज मेमो. लेट्स यूज दैट, यूज मेमो. अब ये जो यूज़ मेमो है इसका जो सिंटैक्स है वो एकदम सेम है यूज़ इफ़ेक्ट के जैसे. मुझे सिंपली एक फंक्शन पास करना है और एक डिपेंडेंसी एरे. जब भी डिपेंडेंसी एरे में पास किया हुआ वेरिएबल या स्टेट चेंज होगा तभी मेरी ये वैल्यू रिकैलकुलेट होगी. अगर मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा तो बस एक बार कैलकुलेट होगी. अगर यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया दैट मीन्स ऑन एवरी नेम चेंज कैलकुलेट दिस वैल्यू अगेन. तो मैं ऐसा नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ बस एक बार ही आई की वैल्यू कैलकुलेट हो. जो मेरा प्रीवियस कोड था वो मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख दूंगा.
अभी मैं ये जो आई है इसको मैं सिंपली रीनेम कर देता हूँ, लेट्स मेक इट जे, क्योंकि आई मैंने आउटर में ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेट्स क्विकली यूज दिस जे। नाउ इस जे का जो स्कोप है वो लोकल टू दिस फंक्शन है। हाउ कैन आई गेट दिस जे आउटसाइड दिस फंक्शन? वेल सिंपली रिटर्न इट। अब यूज मैमो से तुम एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, एरे, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग दैट यू वांट टू रिटर्न। अब इस कोड चेंज से होगा क्या, जो भी मेरा ये वाइल लूप है ये बस एक ही बार रन होगा। लेट मी ऐड अ लॉग हेयर इनसाइड यूज मेमो, and now let's use not memoized version of my parent component. Let's do a refresh. Let's click on this app button and see जो मेरा मेमो है वो बस एक ही बार यहाँ पे लॉग हुआ है। जो मेरे सब्सिक्वेंट री रेंडर्स हैं उनमें मेरा मेमो कॉल नहीं हो रहा है। लेट्स ऐड द नेम इन द डिपेंडेंसी एरे। ओके, एंड लेट्स सी कि अब क्या होता है। लेट्स क्लियर द कंसोल, लेट्स टाइप समथिंग एंड यू विल सी कि हर नेम चेंज पे यूज़ मेमो वाला कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है। और अगर मैं डिपेंडेंसी एरे क्लियर कर दूं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करूं, तो बस एक ही बार मेरा यूज़ मेमो हुक कॉल होगा। सो बाय यूजिंग यूज़ मेमो यू कैन मेमोइज अ वैल्यू। एक ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू कैलकुलेट करके तुमको दे रहा है उसको तुम सिंपली मेमोइज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी यूज कॉल बैक हम क्यों यूज करते हैं। मेमो हम यूज करते हैं टू मेमोइज अ कंपोनेंट, यूज मेमो हम यूज करते हैं टू मेमोइज अ वैल्यू, और यूज कॉल बैक हम यूज करते हैं टू मेमोइज अ फंक्शन। नाउ लेट्स सी अ इंटरेस्टिंग बिहेवियर। यहाँ पर मेरे पास ये चाइल्ड कंपोनेंट है। लेट्स डू वन थिंग, मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैं मेमोइज कर लेता हूँ। कॉन्स्ट मेमोइज्ड चाइल्ड इक्वल टू मेमो एंड चाइल्ड। ठीक है, मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को मेमोइज कर लिया है। लेट्स यूज दिस मेमोइज्ड चाइल्ड वर्जन हियर। ओके, लेट्स गो टू द ब्राउजर। अब मैं इस पेरेंट कंपोनेंट में स्टेट चेंज करता हूँ एंड गेस व्हाट, मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। लेट्स सी द कोड। चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने इंक्रीज पेरेंट काउंट को पास किया है, बट ये तो एक फंक्शन है, फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा। देन वाई ऑन स्टेट चेंज मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। वेल री रेंडरिंग में फंक्शन दोबारा से कॉल होता है। जब ये पेरेंट फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, हैंडल इंक्रीज का एक नया इंस्टेंस बनेगा। इसी वजह से जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है, क्योंकि जो इंक्रीज पेरेंट है ये चेंज हो रहा है, इंक्रीज पेरेंट काउंट प्रॉप चेंज हो रहा है, फंक्शन का रेफरेंस चेंज हो रहा है। अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो फंक्शन है हैंडल इंक्रीज, इसका सेम इंस्टेंस मेरे चाइल्ड कंपोनेंट को मिले। इस केस में मैं इसको मेमोइज करूँगा। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट अ कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीज एंड देन अगेन आई हैव टू यूज कॉल बैक हुक। इसका जो सिग्नेचर है वो अगेन सेम है यूज मेमो और यूज इफेक्ट जैसे। सिंपली पास अ कॉल बैक फंक्शन एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी अ डिपेंडेंसी एरे, और इस यूज कॉल बैक के अंदर डू योर थिंग। मैं यहाँ पे सिंपली अपने काउंट को अपडेट कर देता हूँ। जब भी तुम यूज कॉल बैक यूज करोगे, मेक श्योर कर लो कि अगर तुम कॉल बैक के अंदर कोई स्टेट वेरिएबल यूज कर रहे हो तो तुम्हें उसकी पुरानी वैल्यू मिलेगी, नई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्योंकि सी अब हैंडल इंक्रीज फंक्शन बस एक ही बार क्रिएट होगा, और जब ये फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा तो काउंट की वैल्यू है 1। ये हमेशा तुमको 2 आउटपुट देगा। अगर मैं इस कोड को सेव करूं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करूं, इंक्रीज काउंट में क्लिक करूं, तो गेस व्हाट, मैं कितनी बार भी क्लिक कर लूं काउंट की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, क्योंकि फंक्शन अब कभी नया क्रिएट हो नहीं रहा, हमेशा काउंट की वैल्यू 1 है उसके अंदर। नाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम आई कैन यूज़ दी कॉल बैक वर्जन सो दैट मुझे हमेशा अपडेटेड वैल्यू मिले। प्रीवियस +1। लेट्स सेव दिस कोड, लेट्स रिफ्रेश। नाउ इट्स वर्किंग एंड यू गाइज विल ऑल्सो नोटिस कि मेरा चाइल्ड कॉम्पोनेंट अब री रेंडर नहीं हो रहा है। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या मुझे हर फंक्शन को मेमोराइज करना चाहिए, वेल नहीं,
तुम्हें उस फंक्शन को मेमोराइज करना चाहिए जिसको तुमने एज अ प्रॉप किसी दूसरे कंपोनेंट में भेजा है। यहाँ पर मैंने हैंडल इंक्रीज को एज अ प्रॉप दूसरे कंपोनेंट में भेजा है, तो आइडियली मुझे इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। बट अगर मैंने किसी फंक्शन को प्रॉप में नहीं भेजा है, आई कैन कंप्लीटली लीव इट एज इट इज, देयर इज नो हार्म, क्योंकि वो फंक्शन लोकल टू दैट कंपोनेंट है। अगर वो बार बार क्रिएट हो भी रहा है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि क्रिएशन का जो टाइम होता है दैट इज टू क्विक। कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तुमने भले ही उस कंपोनेंट में कितना भी कोड लिखा हो, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो अननेसेसरी यूज कॉल बैक अगर तुम यूज करोगे, कोई भी तुम्हें परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, हार्म भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे तो वो लोग बोल रहे हैं यस, यू कैन मेक एवरी फंक्शन कैशेबल, यू कैन मेमोराइज एवरी फंक्शन, बट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अब अगर तुम्हें मैं क्राइटेरिया बताऊं तो सिंपल है, कोई भी फंक्शन जिसको तुम प्रॉप में पास कर रहे हो उसको मेमोराइज कर लो, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे मैंने तीनों मेमोराइजेशन स्ट्रेटेजी बता दी हैं। नेक्स्ट लेट्स सी what is this lazy loading and suspense. Well, you can lazy load your routes, lazy load your components and lazy load your javascript files. जो भी routes और components की loading का तरीका है वो एकदम सेम है, हम वो देख लेते हैं। वेल वॉट इफ मेरा ये जो पेरेंट कंपोनेंट है मुझे इसको कंडीशनली रेंडर करना पड़ता। फॉर एग्जांपल मेरा जो स्कोर है उसकी इनिशियल वैल्यू है 100 और मैं बाई 10 से इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मुझे इस पेरेंट कंपोनेंट को रेंडर करना होता अगर स्कोर की वैल्यू 200 से ज़्यादा है, लेट्स गो इन यूआई एंड चेक, लेट्स डू अ रिफ्रेश। अभी मेरा पेरेंट कंपोनेंट यहाँ से हट चुका है, लेट्स इंक्रीज दी स्कोर। जैसे ही 200 स्कोर हुआ मेरा पेरेंट कंपोनेंट आ गया, बट इनिशियल में तो मुझे पेरेंट कंपोनेंट नहीं चाहिए, इसकी फाइल्स अननेसेसरी लोड होंगी। हमारे केस में पेरेंट कंपोनेंट सेम फाइल में है, तो इसको हम सबसे पहले तो दूसरी फाइल में मूव करते हैं सो दैट हम हमारे डेमो को देख सकें। सिंपली मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ parent.jsx और इस फाइल के अंदर मैं इस कोड को डाल देता हूँ और सिंपली एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेरेंट। ओके, एंड लेट्स गो टू आवर ऐप JSX। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ parent. Let's go to the browser, let's do a refresh. Memo, okay, so we have to also import things, तो मैं import वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ and let's go to the browser, let's increase the score, things are working fine। अब यहाँ पे तुम देखो कि इनिशियल में तो भाई मुझे ये पेरेंट कंपोनेंट नहीं चाहिए, बट इसकी फाइल्स अननेसेसरली मेरे पास आ जा रही हैं। बाय यूजिंग लेजी लोडिंग आई कैन ओनली लोड दिस कंपोनेंट व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। इसके लिए मुझे सिंपली एक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट पैकेज से, दैट इज कॉल्ड लेजी, और इंपोर्ट का तरीका मुझे बदलना पड़ेगा। मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा पेरेंट, और सबसे पहले मुझे लेजी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा एंड आई हैव टू पास अ कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन मुझे रिटर्न करके देगा फाइल्स मेरे कंपोनेंट की, और अब मुझे यूज करना है इंपोर्ट सिंटैक्स एंड यहाँ पे सिंपली मैं पेरेंट कंपोनेंट का पाथ पास कर दूंगा और इस पेरेंट कंपोनेंट को यूज करूंगा। अब अगर मैं ऐसा करता हूं, अभी अगर ये कंपोनेंट लोड होगा, जब स्कोर इंक्रीज होगा तो यू विल सी एन एरर, अ कंपोनेंट सस्पेंडेड व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ सिंक्रोनस इनपुट। जब भी तुम एक कंपोनेंट को लेजी लोड करोगे तो तुम्हें उसे रैप करना पड़ेगा सस्पेंस कंपोनेंट में, जो कि अगेन रिएक्ट तुमको प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पे मैंने सिंपली पेरेंट कंपोनेंट को रैप कर दिया है सस्पेंस कंपोनेंट में, और ये सस्पेंस भी मैंने रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया है। लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स ओपन आवर नेटवर्क टैब, लेट्स रीलोड, लेट्स डिलीट एवरीथिंग एंड सी। जब भी मेरा स्कोर 200 से ज़्यादा होगा यू विल सी कि पेरेंट कंपोनेंट की फाइल डाउनलोड हो रही है। सी, पेरेंट कंपोनेंट यहाँ डाउनलोड हुआ एंड यू कैन ऑल्सो पास अ फॉल बैक यूआई। फॉल बैक, यहाँ पे तुम एक स्ट्रिंग या एक कंपोनेंट पास कर सकते हो। मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। लेट्स रीलोड अगेन, अगेन मैं स्कोर को 200 पे कर देता हूँ और अपनी नेटवर्क स्पीड को मैं थ्रॉटल कर देता हूँ 3G, सो दैट मुझे लोडिंग टेक्स्ट दिखे। सी, लोडिंग।
अब ये जो सस्पेंस यूज़ करने का बिहेवियर है रिएक्ट 19 में ये बदल जाता है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट 18। ओके, लेट्स स्विच टू रिएक्ट 19। npm i react at the rate latest react dom at the rate latest. Let's use this and let's run it. npm run dev. Now we are running on react 19. Let me get rid of this suspense. Let's reload. Let me remove this throttling. Let's do a reload. Let's clear everything and let's bring our score to 200. एंड अभी जब मैं क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि पेरेंट कंपोनेंट की फाइल डाउनलोड होगी। सी, और मुझे कोई सस्पेंस कंपोनेंट यूज़ नहीं करना पड़ा। बट इसका एक ड्रॉबैक है। लेट्स सी वो ड्रॉबैक क्या है। लेट मी अगेन डू अ रिफ्रेश, क्लियर एवरीथिंग। स्कोर को मैं 200 पे लाता हूँ और थ्रॉटलिंग ऑन कर देता हूँ। लेट्स क्लिक ऑन दिस, क्लिक टू इंक्रीज स्कोर। सी, अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है जिसका यूज़ करके मैं एक लोडिंग इंडिकेटर दिखा सकूँ। ओके, सो अगर तुम्हें लोडिंग इंडिकेटर नहीं चाहिए देन यू कैन गेट रिड ऑफ दिस सस्पेंस इन रिएक्ट 19। और तुम्हें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी लेज़ी लोडिंग ट्रिगर होगी जो नियरेस्ट सस्पेंस है वो ट्रिगर हो जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐप कंपोनेंट में पेरेंट कंपोनेंट को यूज़ किया है, यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं यूज़ किया है। बट अगर मेन कंपोनेंट, ये जो मेन डॉट JSX है, यहाँ पे मैंने ऐप कंपोनेंट को यूज़ किया है, अगर यहाँ पे मैंने सस्पेंस यूज़ किया है, सस्पेंस, और यहाँ पे मैं फॉल बैक UI पास कर देता हूँ, टेस्ट। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स गेट आर स्कोर टू 200, turn on the throttling, clear the console, click on this button, test. So अगर तुम सस्पेंस नहीं यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कर लो कि जो हायरार्की है उसमें कहीं पर भी सस्पेंस ना हो, अदरवाइज नियरेस्ट सस्पेंस ट्रिगर हो जाएगा। ये रिएक्ट 19 है, कोई भी सस्पेंस स्पेसिफाई नहीं किया और तुमने देखा कि पूरी ऐप ही सस्पेंड हो गई। चाहे रिएक्ट 18 हो, 17 हो या 19 हो, सबका बिहेवियर यही है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम सस्पेंस में रैप करो कभी भी तुम अगर किसी कंपोनेंट को लेजी लोड कर रहे हो। ओके, नाउ अब हमने देख लिया कि हम कैसे एक कंपोनेंट को लेजी लोड कर सकते हैं, बट लेट्स सी हाउ कैन वी लेजी लोड अ जावास्क्रिप्ट फाइल। सो उसके लिए मैं एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पे बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ transform.js, और इसके अंदर सिंपली एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर देता हूँ गेट डेटा, और सिंपली एक मैसेज रिटर्न कर देता हूँ फ्रॉम लेजी लोडेड फाइल। ठीक है, लेट्स क्लोज इट एंड लेट्स यूज़ दिस फंक्शन कंडीशनली। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना है, इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन 50 देन आई वॉन्ट दिस मैसेज गेट डेटा। बट इस केस में भी देखो डायरेक्टली ये इंपोर्ट हो गया, मुझे तो एक कंडीशनली चाहिए। वेल आई कैन गेट rid ऑफ दिस थिंग, आई कैन यूज़ डायनामिक इम्पोर्ट सिंटैक्स। आई कैन यूज़ इम्पोर्ट और सिंपली यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ फाइल का नाम ट्रांसफॉर्म एंड डॉट देन। अगर एसिंक फंक्शन है तो यू कैन यूज़ अवेट और यहाँ पे फिर मुझे मेरा मॉड्यूल मिल जाएगा। लेट्स कंसोल दिस मॉड्यूल, let's save it, let's do a refresh, let's go to console, see to string, और यहाँ पे मुझे get data दिख रहा है। ओके, सो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, const get data equal to module and let's console, let's add one here, let's do a refresh। ओके, सो अभी स्कोर 100 है, कोई कंसोल नहीं आया है। लेट्स इंक्रीज इट एंड गेस व्हाट, मैंने लेजी लोड कर लिया एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को। सो यू कैन लेजी लोड अ राउट, लेजी लोड अ कंपोनेंट, लेजी लोड अ जावास्क्रिप्ट यूटिल एंड ऑल्सो लेजी लोड अ नोड मॉड्यूल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी पैकेज है जिसको तुम्हें कंडीशनली इंपोर्ट करना है, तो बाई यूजिंग सेम सिंटेक्स यू कैन डू दैट। नाउ लेट्स क्विकली सी आर टू थिंग्स, इनफाइनाइट स्क्रॉल एंड वर्चुअलाइजेशन। सो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 10,000 आइटम्स हैं
एंड यू हैव टू ऐड इट इन द यूआई। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो यूआई तुम्हारा स्लो हो जाएगा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ डॉम एलिमेंट्स। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इनफाइनाइट स्क्रॉल। लेट्स सी ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो ये यूज़ करती हैं। तो लिंक्डइन यूज़ करता है इनफाइनाइट स्क्रॉल। लेट्स सी, ये है मेरा लिंक्डइन का पेज एंड लेट मी इंस्पेक्ट दिस पेज टू प्रूव कि हाँ भाई ये लोग इनफाइनाइट स्क्रॉल यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो लेट मी इंस्पेक्ट माई फीड, let me turn off this messages, let me inspect this feed. This is my main content and inside it I have few divs. So I think this is the container. See, scaffold finite scroll content. Okay, let's copy this class name and let me go to console. Let's do one thing, let me find all the children length here. Okay, so ये जो डॉलर है ये शॉर्टकट है ऑफ क्वेरी सेलेक्टर एंड आई हैव टू पास दिस क्लास नेम। मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ डॉट चिल्ड्रेन। तो अभी मेरे पास 19 आइटम्स हैं यहाँ पे। सी, लेट मी लोड फ्यू मोर आइटम्स। मैं अपनी फीड में और कुछ लोड करता हूँ। शो मोर फीड अपडेट्स, लेट्स स्क्रॉल, लेट्स ऐड मोर आइटम्स एंड नाउ लेट्स चेक द लेंथ। सी, अब ये 59 हो चुकी है। तो ये एक पैटर्न है जो कई कंपनीज यूज़ करती हैं। अब इस पैटर्न का ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं ज़्यादा स्क्रॉल करके बहुत सारा कंटेंट ऐड कर दूं तो ये वेब पेज फ्रीज होने लगेगा, लैग होने लगेगा। सो दिस इज़ नॉट अ आइडियल अप्रोच बट दिस इज़ अ गुड अप्रोच। तो आइडियल अप्रोच क्या है? वेल, आइडियल अप्रोच है इनफाइनाइट स्क्रॉल प्लस वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में हम सिंपली रीयूज़ करते हैं डॉम एलिमेंट्स का। जब भी हम स्क्रॉल करते हैं सिंपली हम डॉम एलिमेंट्स के कंटेंट को अपडेट कर देते हैं। यूज़र को लगता है कि वो स्क्रॉल कर रहा है। ट्विटर ये काम करता है। ओके, सो इफ़ यू गो टू ट्विटर एंड इंस्पेक्ट द एलिमेंट्स तो यू विल सी कि भाई ये लोग इनफाइनाइट स्क्रॉल यूज़ कर रहे हैं प्लस वर्चुअलाइजेशन। सो दिस इज़ देयर कंटेनर एलिमेंट और ये इनके फीड्स हैं। ओके, सो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये लोग ट्रांसफॉर्म वगैरह कर रहे हैं, सिंपली पोजीशनिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी देखो मैं स्क्रॉल करूँगा तो यू विल सी कि बस यहाँ पे जो कंटेंट है वही अपडेट हो रहा है। सी, सब ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊँ तो मेरे पास बस लिमिटेड नंबर ऑफ डिव हैं। सी, ओके, these guys are using infinite scroll plus virtualization जो कि एक आइडियल सॉल्यूशन है टू रेंडर लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट। ओके, अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है व्हाई डिड यू रेंडर। वेल, रिएक्ट की एप्लीकेशन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स तब स्लो होती हैं जब अननेसेसरी री रेंडर होते हैं। यू कैन यूज फ्यू टूल्स टू फाइंड आउट कि वो रेंडर क्यों हो रहे हैं। अब दो पॉपुलर टूल्स हैं हमारे पास, रिएक्ट डेव टूल्स एंड रिएक्ट स्कैन। इन दोनों टूल्स का यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट कि तुम्हारा कंपोनेंट क्यों रेंडर हो रहा है, कितना टाइम लगा। नाउ वी विल एक्सप्लोर दीज प्रोफाइलर्स।